चलिए हो गया नोट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहां हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की, तो समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहां पे इफ E1 E2 E3 डॉट डॉट En n इवेंट है, ठीक है, आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में क्या होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी कॉमन नहीं होगा। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। कौन सा, E1 E2 E3 डॉट डॉट En। इसके मतलब ये है कि एक एक रिजल्ट भी है, कंप्लीट रिजल्ट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का जो है, दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन पार्ट का प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे समझ ले, यहां पे E1 जो है ना, अब यहां हम बात करें जो है ना, पहला इवेंट है E1, फिर E2 है, फिर E3 है, फिर E4 है, डॉट 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 En इवेंट तक है। यदि हम कंप्लीट पेयर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट 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 En, यदि सारा इवेंट को हम ऐड कर ले, सारे इवेंट को हम क्या कर ले, ऐड कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। सारे इवेंट को ऐड कर ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बात करते हैं E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1। यहां से हो जाएगी 1। अब यहां समझना है कि एक ले लेते हैं इवेंट ए क्या है, जो है ना, एक इवेंट है, ए क्या है, इवेंट है। अब इसकी हमको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस ए इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी। E1 में क्या होगा, E2 में क्या होगा, E3 में, E4 में, डॉट डॉट En में क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो आइए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, मतलब ये जो E1 है इवेंट ना, इसमें कितना ए है, कितना ए है, मतलब इसका कॉमन चाहिए ए फर्स्ट इवेंट में। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, मतलब E2 में कितना है ए का कॉमन। फिर E3 इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब E3 में कितना ए का पार्ट कॉमन है। फिर E4 इंटरसेक्शन होगा, फिर क्या होगा, डॉट डॉट En इंटरसेक्शन ए, मतलब En में एनमा जो इवेंट है उसमें ए का कितना पार्ट कॉमन है। आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए, कल इससे पहले हम बता दिए थे, इससे पहले जो है ना हम बताए हुए थे कि क्या होता है। सबसे पहले देखो E1 इंटरसेक्शन E2, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, जब E1 हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होने का प्रोबेबिलिटी। अब समझ लो, सबसे पहले E1 का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी किसकी, E1 इवेंट का, पहला जो इवेंट है E1 इसकी। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाए, तो अब हमको बताना है कि इसमें ए का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, फर्स्ट इवेंट में ए का कितना प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहां पे देखो, पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लिए E1 का। E1 का सॉल्व करने के बाद जब हमें E1 पहला इवेंट मिल चुका है तो उसमें चेक करेंगे कि ए का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, पहला में ए का। फिर वही बात, दूसरा इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मतलब सेकेंड इवेंट। जब हमें सेकेंड इवेंट मिल जाए तो हम चेक करेंगे सेकेंड इवेंट में ए के कितना जो है ना कॉमन पार्ट है या कॉमन पोर्शन है, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह यहां पे जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, उसके बाद अब चेक करना है E3 में ए का कितना पार्ट कॉमन है, E3 में ए का कितना पार्ट कॉमन है। इसी तरह डॉट डॉट En में ए का कितना पार्ट कॉमन है, ये चेक कर लेना है। पहले हमें E1 मतलब पहला इवेंट, मतलब मान लो कि पहला इवेंट मिल गया। अब इस पहला इवेंट में देखना है कि ए का कितना पार्ट है। फिर दूसरा इवेंट में चेक करना है कि ए का कितना पार्ट है। फिर तीसरा इवेंट में चेक करना है ए का कितना पार्ट कॉमन है। सब में क्या है, ए कॉमन है। तो अब जब कॉमन है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जब E1 मिल जाए तो उसमें ए का प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जब E2 मिल जाए तो उसमें ए का प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, जब E3 मिल जाए तो इसमें ए का प्रोबेबिलिटी, डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ En, जब En मिल जाए तो उसमें प्रोबेबिलिटी ए का। अब बात करते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं जो है ना। ये तो मान लीजिए इसमें थोड़ा सा जो है ना नहीं भी समझ में, यहां पे हम क्लियर करते हैं बात को
क्लियर क्या करते हैं कि 4 तरह के कार्ड होते हैं, डायमंड, स्पेड, क्लब्स और हार्ट्स। 4 तरह के कार्ड होते हैं। अब मान लो 4 तरह के कार्ड है, इसको मान लो ये टोटल 1 है। टोटल कितना है? 1। अब उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। इसका मतलब डायमंड का प्रोबेबिलिटी 1/4। यहां से डायमंड का प्रोबेबिलिटी बोले तो 1/4। क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के कार्ड होता है, उसमें से ये पहला पार्ट है, पहला जो है ना प्रकार है। फिर हमको स्पेड का पूछेगा 1/4, क्लब्स का पूछेगा 1/4। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसके बाद हमें ये जो है ना है विजिबल, देख लो ये चलो ये है। इसके बाद हमें चेक क्या करना है, ये हर्ट्ज का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हर्ट्ज का भी क्या होगा? 1/4। अब बता दो, अब हमें बता दो कि जो है ना, देखो ध्यान से समझना, डायमंड कार्ड कितना होता है? 13। डायमंड कार्ड क्या? 13। डायमंड मतलब डायमंड में क्यून हमें ढूंढना है। डायमंड में क्या ढूंढना है? क्यून। तो 13 कार्ड में कितना क्यून होगा? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो। अब यहां से जब हमें क्या मिल जाए? हार्ट, डायमंड मिल जाए, डायमंड। तो डायमंड जब मिल जाए तो उसमें हमें क्यून, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बोलो 1/13। 1/13, 1/13, क्योंकि डायमंड में एक ही क्यून होती है। फिर वही बात स्पेड के साथ, तो क्या हो जाएगा बता दो? स्पेड जब मिल जाए तो स्पेड में क्यून, ये भी क्या होगा? 1/13। फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहां ध्यान से समझो, ये भी समझ सकते हैं कि हमें डायमंड एंड क्यून चाहिए। क्या चाहिए? डायमंड एंड क्यून। मतलब इस डायमंड में जो ये क्यून कॉमन है। फिर हमें क्या चाहिए? स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ। यहां पे हमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्यून का पूछा जा रहा है ना, क्यून की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले डायमंड में क्यून, डायमंड एंड क्यून, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस, बोलो, स्पेड एंड क्यून प्लस, बताओ क्या हो जाएगा? क्लब्स एंड क्यून प्लस, बताओ क्या हो जाएगा? हार्ट्स एंड क्यून। ये बनेगी इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी। किसकी? क्यून की टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी। फिर समझ लो, पहले इस डायमंड में तो डायमंड एंड क्यून, डायमंड भी होना चाहिए, क्यून भी होना चाहिए, डायमंड भी होना चाहिए, क्यून भी होना चाहिए। फिर है स्पेड एंड क्यून, स्पेड भी होना चाहिए और क्यून भी होना चाहिए, स्पेड भी और क्यून भी। उसके बाद है क्लब्स एंड क्यून, तो क्लब्स भी होना चाहिए, क्यून भी होना चाहिए। और ये है हार्ट्स एंड क्यून, हार्ट्स भी होना चाहिए, क्यून भी होना चाहिए। क्लियर? आओ, इससे पहले हम अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि यदि डायमंड हो, पहले तो हमें क्या हो? डायमंड, मतलब डायमंड कार्ड मिल जाए। डायमंड में यदि हमसे क्यून पूछा जाए तो ये होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना? 1/13। फिर यदि हमें स्पेड कार्ड मिल जाए, इसमें क्यून पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो 1/13। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब्स कार्ड मिल जाए और क्लब्स में क्यून पूछा जाए तो कितना होगा? 1/13। फिर बता दो, यदि हमें हार्ट्स कार्ड मिल जाए, इसमें क्यून पूछा जाए तो क्या होगा? बोलो 1/13। कोई दिक्कत? तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जो है ना, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम यहां से फाइंड करेंगे। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी अभी जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना, अभी जो बताए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर कंटेन 53 क्या होना चाहिए? संडे। अब जो है ना, ईयर कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है, बोलो, लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। बोलो, तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर यदि क्या होता है? साल, मतलब 4 साल बाद आता है, 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल। अब यदि हम मान लीजिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में ये बोल रहे हैं कि 53 क्या होना चाहिए? बोलो, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में 53 संडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संडे।
संडे। तो अब मान लो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर। तो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बोलो, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 4 साल बाद, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 4 साल बाद क्या होगा, एक बार आएगा। और नॉन लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 4 साल में कितना बार, 3 बार, 3 बार क्या होगा नॉन लीप ईयर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, 3/4। इसका मतलब है 4 साल में 3 बार नॉन लीप ईयर, 4 साल में एक बार क्या आता है लीप ईयर। ठीक है, जिस वर्ष में 4 से डिवाइड हो जाती है कंप्लीटली उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होगा, हर एक 4 साल बाद होती है, और नॉन लीप ईयर 4 साल में 3 बार, 4 साल में 3 बार। अब आ जाओ ध्यान से समझो। अब यदि यहां पे सबसे पहले लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब समझ लो, देखो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी किसका, 53 संडे का, 53 संडे का टोटल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, संडे, 53 संडे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो लीप ईयर, लीप ईयर। अब जो है ना लीप ईयर में, लीप ईयर जब हमें मिल जाए तो लीप ईयर में 53 संडे, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले। ठीक है, प्लस बताओ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। जब नॉन लीप ईयर मिल जाए तो उसमें क्या ढूंढेंगे बोलो, जब नॉन लीप ईयर मिल जाए, नॉन लीप ईयर ये मिल जाए, इसमें 53 संडे, 53 संडे इसकी प्रोबेबिलिटी, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 1/4, और लीप ईयर में कितना संडे होता है, लीप ईयर में संडे का केस बताए थे, 2 केस हुआ था, संडे मंडे और सैटरडे संडे, संडे मंडे सैटरडे संडे। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2/7, 2/7 प्लस नॉन लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी 3/4। नॉन लीप ईयर में 53 संडे एक ही बार होता है, एक दिन बचेगा। नॉन लीप ईयर में कितना दिन, एक दिन बचेगा। एक दिन में क्या होगा, एक सप्ताह में बोलो या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, जो है ना लास्ट दिन जो है क्या हो सकता है, 7 दिन में से एक दिन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इंटू 1/7। इसको सॉल्व कर लेगा तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी बोलो, 53 संडे का, 53 संडे का, 53 संडे का क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 प्रकार के बैग है। पहला बैग B1, दूसरा बैग B2 और तीसरा बैग है B3। देखो ध्यान से, 3 प्रकार के बैग है। तो मान लो एक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका जो है ना रैंडमली सिलेक्ट, सबका क्या है प्रत्येक का इक्वल जो है ना प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम बात करें पहला बैग का तो क्या हो जाएगा 1/, बराबर दूसरा बैग का प्रोबेबिलिटी बराबर तीसरा बैग का प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। मान लो एक टोटल पार्ट कितना होता है, एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग प्लस दूसरा बैग प्लस तीसरा बैग क्या हो जाएगा 1। और जब मान लो तीनों का क्या है इक्वल है तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये हो जाएगी कि पहला बैग का प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बैग का प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा बैग का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब हमें पूछ रहा है रेड बॉल की, टोटल रेड बॉल की, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो सबसे पहले समझ लो पहला बैग B1, B1 में जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी, B1 इंटरसेक्शन रेड बॉल, W व्हाइट बॉल को दिखाता है। ठीक है, देखो पहला बैग में है 4 रेड 5 व्हाइट, दूसरा बैग में 2 रेड 10 व्हाइट, तीसरा बैग में जो है ना ये तीसरा बैग है, तीसरा बैग में है 3 रेड 9 व्हाइट। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की पूछी जा रहा है। कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड बॉल इज रेड। क्या होना चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड बॉल रेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेड। अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी यदि हम बात करें तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बोलो, पहला बैग में रेड बॉल प्लस दूसरा बैग में रेड बॉल प्लस तीसरा बैग में रेड बॉल, तीसरा बैग में रेड बॉल। अब बता दो टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का। तो पहले तो पहला बैग
का प्रोबेबिलिटी। जब हमें पहला बैग मिल जाए उसमें चेक करेंगे रेड बॉल कितना है, प्लस दूसरा बैग ढूंढेंगे। जब हमें दूसरा बैग मिल जाए तो दूसरा बैग में चेक करेंगे कि जो है ना रेड बॉल कितना है, प्लस तीसरा बैग ढूंढेंगे। तीसरा बैग में तब चेक करेंगे कि जो है ना तीसरा बैग में कितना रेड बॉल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। पहले क्या हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग। जब पहला बैग मिल जाए तो चेक करेंगे जो है ना उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर दूसरा बैग की प्रोबेबिलिटी, जब दूसरा बैग मिल जाए उसमें चेक करेंगे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर तीसरा बैग जब मिल जाए तो उसमें चेक करेंगे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ध्यान से समझना, अब जो है ना टोटल प्रोबेबिलिटी हमको किसका बताना है, रेड बॉल का, टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग में रेड बॉल कितना है 4, पहला बैग में रेड बॉल कितना है 4, और टोटल बॉल कितना है, टोटल 5 4 9, ठीक है, प्लस दूसरा बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बैग में रेड बॉल 2 क्या है 2, टोटल बॉल कितना है 12, प्लस तीसरा बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 और तीसरा बैग में रेड बॉल 3, टोटल बॉल 12। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी किसका, रेड बॉल का हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पे B3 था, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, B2 था, यहां पे B3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग, तीसरा बैग का प्रोबेबिलिटी। आइए अब हेडिंग डाल लीजिए, बेज थ्योरम, बेज थ्योरम। चलिए हो गया। तो आइए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है ना बेज थ्योरम। क्वेश्चन जो है ना जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो यहीं से जो है ना इस टॉपिक जो है इसके लिए ये टॉपिक क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको डाल लीजिए VVI MVVI, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेज थ्योरम। अब इसके कंसेप्ट को समझिए, बेज थ्योरम की कंसेप्ट क्या कहती है कि मान लीजिए ए कोई इवेंट है जो पहले हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए ith इवेंट का, ith इवेंट का, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट इंटरसेक्शन ए, मतलब ith इवेंट में जो a इवेंट है उस कॉमन पार्ट है वो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिनोट कर रही है टोटल प्रोबेबिलिटी को। अभी बताए हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इसको और सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट। जब ith इवेंट मिल जाए देन ith इवेंट जब मिल जाए इसमें a की प्रोबेबिलिटी, a इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल, बोलो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ a, PA मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये हो जाएगी EI डिवाइडेड बाय a। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ith इवेंट व्हेन a इज हैपन, जबकि क्या हो चुका है, a हो चुका है, मतलब a इवेंट हमें मिल चुका है। जब a इवेंट हमें मिल चुका है तो ith इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए, ith इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो क्या हो जाएगी, ith इवेंट में जो a है कॉमन पार्ट उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल a की प्रोबेबिलिटी। अब इसको अगर यदि सॉल्व करें तो सबसे पहले ith इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ith इवेंट हमें मिल चुका है। जब ith इवेंट मिल गया है तो उसमें a की प्रोबेबिलिटी, उसमें a की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ a, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ठीक है। अब यहां से हम बात करें तो i की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 n तक हो सकता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बताए थे, टोटल क्या होता है बोलो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। क्लियर, तो इसको नोट कर लो। फिर इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे हम बेस्ड क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया, चलिए तो बेस थ्योरम पता चल गया कि बेस थ्योरम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना व्हेन a is happen then probability of ith event, या probability of ith event when a is happen इक्वल टू होती है probability of ith event। जब ith event हो जाए तो क्या होती है, probability of ith event जब मिल जाए तो a का होने का probability,
या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन ith इवेंट इज हैपन, जब ith इवेंट क्या हो गया हो, डिवाइडेड बाय पी होता है टोटल प्रोबेबिलिटी ए की। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक हो सकती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ En की वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे क्या है कि रैंडमली सिलेक्टेड ईयर कंटेन 53 संडे, कितना है 53 संडे है जो है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ईयर इज लीप ईयर। अब प्रोबेबिलिटी बताना है आपको कि ये जो 53 संडे है वो किसमें है, लीप ईयर में है। क्या है, लीप ईयर में। तो बताइए यहां से देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर चुके थे, डिस्कस क्या कर चुके थे कि जो है ना 2 प्रकार के ईयर होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर ये होती है 3/4। ये हम इससे पहले बता चुके थे। इसके बाद यदि पूछ रहा है कि दोनों में क्या होना चाहिए, 53 संडे होनी चाहिए। तो 53 संडे, तो यदि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना, सबसे पहले लीप ईयर में 53 संडे, तो क्या हो जाएगा बोलो, लीप ईयर में 53 संडे, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और नॉन लीप ईयर में जो है ना 53 संडे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना 1/7, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब यदि हमसे पूछा जा रहा है कि 53 संडे हो चुका है, अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि ये किससे हो रहा है, लीप ईयर से ये पूछा जा रहा है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि ये क्या है, 53 संडे लीप ईयर का है, किसका है, लीप ईयर का। इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। जब लीप ईयर मिल जाए, लीप ईयर, तो उसमें 53 संडे डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय LP लिखा जाता है, LY होगा, LY, चलो LY लीप ईयर। अब ध्यान से समझो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 53 संडे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। इससे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी 53 संडे का सॉल्व करवा चुके थे। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी लीप ईयर की 1/4, लीप ईयर में 53 संडे 2/7 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 53 संडे के लिए। तो पहले सॉल्व करेंगे लीप ईयर के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू लीप ईयर में बताओ, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले हम सॉल्व कर चुके थे, तो क्या हो जाएगा 2/7 ना, लीप ईयर में 53 संडे 2/7 प्लस नॉन लीप ईयर का प्रोबेबिलिटी 3/4 और नॉन लीप ईयर में 53 संडे 1/7। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर व्हेन 53 संडे इज हैपन, 53 संडे इज हैपन। जब 53 संडे हो चुका है तो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। चलिए देखिए समझ लीजिए, कहा था इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड बॉल इज रेड, जो बॉल सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली वो बॉल क्या है, रेड बॉल है। कौन सी बॉल है, रेड बॉल। अब कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि ये जो बॉल निकाला गया है वो सेकंड बैग से निकाला गया है। किससे निकाला गया है, सेकंड बैग से। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट बैग है, बैग फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड बैग है, ये थर्ड बैग है। फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग। अब यहां से देखो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी 1 होगा, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा 1। इसका मतलब फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बोलो ये भी 1/3 और थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी, थर्ड बैग की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बैग को रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग और थर्ड बैग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब यहां पे हमें पूछ रहा है रेड बॉल की, बॉल जो निकाला जा रहा है रेड बॉल। तो बता दो पहला बैग
जो है ना पहला बैग, और जब पहला बैग मिल जाए इसमें रेड बॉल, रेड बॉल बता दो, पहला बैग में रेड बॉल कितना है 4, टोटल कितना है 9, 4/9, 4/9। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कब, जब दूसरा बैग हो चुका है, जब दूसरा बैग मिल चुका है, तो बता दो क्या हो जाएगा, दूसरा बैग में रेड बॉल की संख्या 2, टोटल की संख्या 12। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब तीसरा बैग हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो, रेड बॉल की संख्या 3, टोटल संख्या 12, ठीक है, तीसरा बैग में। अब ध्यान से समझो, अब ये पूछा जा रहा है क्या कि रेड बॉल निकल चुका है, रेड बॉल क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब आपको बताना है कि तीसरा जो है ना रेड बॉल जो निकला है ये दूसरा बैग से, दूसरा बैग से निकला है, दूसरा बैग से निकला है। अब बताओ तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा बैग, दूसरा बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा बैग, बैग दूसरा बैग, ठीक है, दूसरा बैग, दूसरा बैग। अब जब दूसरा बैग में क्या हो जाएगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा बैग, जब दूसरा बैग मिल चुका है, दूसरा बैग मिल चुका है, इसमें रेड बॉल, इसमें रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इससे पहले सॉल्व कर चुके थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग 1/3, सेकंड बैग में रेड बॉल, सेकंड बैग में रेड बॉल 2/12 डिवाइडेड बाय बोलो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, फर्स्ट बैग में रेड बॉल 4/9, 4/9 प्लस दूसरा बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा बैग में रेड बॉल 2/12 प्लस तीसरा बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, तीसरा बैग में रेड बॉल बोलो 3/12। ये हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए विजिबल है, नो सर, देख लीजिए है। चलिए तो एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पे जो है ना टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे पहले हम बात कर लिए थे टोटल प्रोबेबिलिटी पर, टोटल प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करवा चुके थे। तो बताइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड, ये कहती है कि रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग, सेकंड बैग्स जो है ना की प्रोबेबिलिटी बताना है, जबकि इससे रेड बॉल निकल चुकी है, मतलब रेड बॉल निकल चुकी है, तब हमें ये बताना है कि ये जो रेड बॉल निकाला गया है ये सेकंड बैग से निकाला गया है, किससे निकाला गया है, सेकंड बैग से। इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी इनटू जब सेकंड बैग हमें मिल जाए उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल क्या हो जाएगा बोलो, बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग की 1/3, उसमें रेड बॉल तो 2 है 2/12। अब यहाँ पे फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/9 प्लस सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें रेड बॉल की संख्या क्या प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/12 प्लस तीसरा बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/12। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।